Hello friends, good evening to all of you. Welcome to the Unacademy, India's largest learning platform. Unacademy is one of the largest and one of the experienced platform for online education. So let's take advantage of this platform and start preparation and crack GATE and ESC. Okay. My name is Manish Kumar Shivare. Welcome again. I have 9 years of teaching experience, especially in thermal engineering. I am also pursuing my PhD from DTU Delhi since 2018. I have done my MTech from NIT Mirpur in computational fluid dynamics and heat transfer. Two times I scored GATE in 2009 and in 2014. This is my profile ID on an Academy learning app. unacademy.com/@mkshivhare. Now this is the app icon of Unacademy learning app. Go to your Play Store and Apple Store and download this app. And here you will get free of cost लाइव क्लासेस, स्पेशल लाइव क्लासेस, ठीक है ना। तो स्पेशल लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। सो बूस्ट योर प्रिपरेशन एट दिस प्लेटफॉर्म, accelerate your preparation, clear your doubt at this platform. So lots of things are there at free of cost. Okay, so आप as soon as possible, जितना जल्दी हो उतना जल्दी संभव हो, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दें, डायरेक्शन दे, स्पीड दे, ठीक है ना। सेल्फ इवेल्युएशन करें ना। व्हाट विल गेट हियर, और आपको क्या मिलने वाला है इसके अलावा? डेली लाइव क्लासेस, एंड लाइव क्लासेस में आप चैट कर सकते हैं विद एजुकेटर। इससे एंगेजमेंट बेटर होता है, डिस्कशंस बेटर रहते हैं, डाउट सारे क्लियर रहते हैं, एंड यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन पोल। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, इट हेल्प टू इवेलुएट योरसेल्फ। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अटेम्प्ट करने से आपको पता चलेगा कि आपके क्या ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब सेल्फ इवेल्युएशन होता है, सेल्फ एनालिसिस होता है अगर आपने लाइव टेस्ट दिया हुआ। तो किसी भी एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली फॉर गेट एंड ईएससी, किसी भी एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, स्ट्रक्चर कोर्सेज, ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एज पर गिवन सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट जो होगा वो एज पर प्लानिंग आएगा। मतलब पहले आपके बेसिक्स होंगे, फिर आपके एडवांस, फिर एप्लीकेशन सब्जेक्ट, इस तरीके से होगा। तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो वेल प्रॉपर प्लान से चलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो आपको प्लानिंग मिल गया, यहाँ पे आपको सेल्फ इवेल्युएशन मिल गया, और इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज्यादा है। अनलिमिटेड एक्सेस, ऑन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव वीडियो। दैट डजंट मैटर कि आपने एक वीडियो एक एजुकेटर का देखना है या कई मल्टीपल एजुकेटर। अगर आपके पास समय है तो आप एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल एजुकेटर से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतना फ्रीडम है यहाँ पे। ओके, ना अब आते हैं सब्सक्रिप्शन प्राइस पे। तो देखते हैं हम कि यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक प्लस कैटेगरी है, एक आपकी आइकॉनिक कैटेगरी। जो प्लस कैटेगरी है उसमें जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे 12 मंथ का 30,000, 2250, 18 मंथ का 38,500, 24 मंथ का 44,000। एंड रिमेंबर वन थिंग कि ये जितने भी फीस आपकी लिखी हुई है इन सभी में टैक्स इंक्लूड है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं इसमें डिस्काउंट पाना तो जस्ट यूज दिस कोड MANEESS, दिस इज एजुकेटर कोड। ओके, एंड अगर आपने ये कोड यूज किया हुआ है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन सभी सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप ले लो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उसके साथ आपको EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और सारे टैक्सेस इंक्लूड हैं इसी में। तो ये आपके जो प्राइस लिखे हुए हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी इनमें 10% का डिस्काउंट करने के बाद ये प्राइस लिखे गए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी पे। तो सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड कैटेगरी है आपकी आइकॉनिक कैटेगरी। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है, बेस्ट कैटेगरी है आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, 12 मंथ एंड 24 मंथ। 12 मंथ में आपको जो फीस पे करनी है वो 45,000 है, और आपका 24 मंथ में 60,000 है। अब आप फिर बोलते हैं कि डिस्काउंट भी बता दीजिए, तो डिस्काउंट आपका फिर वही है कि डिस्काउंटेड प्राइस आपका ये है, अगर आपने ये कोड यूज किया हुआ है MANEESS, सो अगेन यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है ना।
10% का डिस्काउंट मिलेगा और 10% के डिस्काउंट के बाद आपका जो फीस हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का जो लिखा हुआ 40,500 एंड 54,000, ये डिस्काउंटेड प्राइस है आपका। अब आते हैं बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है। तो आपका प्लस कैटेगरी में आपको क्या क्या मिलता है, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं प्लस कैटेगरी। प्लस कैटेगरी में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। अब अगर आप बात करें आइकॉनिक कैटेगरी में, तो रिमेंबर वन थिंग, आइकॉनिक कैटेगरी में वो सारी चीजें तो मिलती ही हैं जो आपको प्लस कैटेगरी में मिल रही है। उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, एकदम पेम्पर्ड फीचर्स हैं, बेहतरीन फीचर्स हैं, ये आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला फीचर है आपका पर्सनल कोच, मीन दैट समवन विल बी देयर हु विल ऑलवेज विद यू, ऑलवेज, ठीक है ना, who will always sort out your issue which जो भी इशू ऐसे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन से, है ना। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, इंडिविजुअली टेस्ट एनालिसिस होने वाला है, वन बाय वन, आपने क्या गलती की, कैसे सुधार कर सकते थे, कहाँ मार्क्स डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल रहता है, कितना इसका वेटेज रहता है, वो सारी चीजें डिस्कस हो, जो भी आपके अंदर डाउट्स रहते हैं। ओके, study planner mean that someone will be there who will behave like a senior, like a guardian, like a guide, जो आपको बताएंगे कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। prepared study material mean that already prepared study material मिलेगा आपको, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब इतना वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है आपका आइकॉनिक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का। और अगर हम बात करें तो ये शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये यूनिक फीचर्स है ना। जैसा कि हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है। तो रिकॉर्डेड सेशन क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट चलता है। फास्ट क्यों चलता है, ये आपका सेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप इसे देख रहे हैं एग्जाम थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करने के बाद, ये वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस सेशन में हम आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे विद कॉन्सेप्ट्स। मतलब यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं वो, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे टाइम कम लगेगा, ठीक है ना, बेहतर डिस्कशन होगा। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस इज ऑलवेज फ्रॉम योर साइड, प्रैक्टिस शुड बी ऑलवेज फ्रॉम योर साइड। देखो, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 3 कैटेगरी के आते हैं, मैं बता दूं, रिमेंबर वन थिंग, कि एक क्वेश्चन होते हैं आपके स्टडी क्वेश्चन, जो आपने सिर्फ पढ़ा और सिलेबस अच्छे से पढ़ा अगर आपने, तो जो सिर्फ पढ़ के जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, वो अप टू 40 मार्क्स तक आते हैं। उनके मार्क्स जो आते हैं वो अप टू 40 मार्क्स आते हैं। कितना आता है, अप टू 40 मार्क्स, अप टू 40 मार्क्स आप सिर्फ पढ़ के ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेहतरीन प्रैक्टिस भी कर रखी है तो आप जा सकते हैं अप टू 70 मार्क्स। ये आपकी कैटेगरी होती है मार्क्स की, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन अगर आपने बैरियर क्वेश्चन भी लगाए, मतलब जिसमें आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, आप सोचते अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस अच्छा है, पढ़ सारा कुछ चुके हैं, उसके बाद अगर आपने, जैसे देखो क्या होता है ना, जैसे कोई क्वेश्चन आया, अभी हम जैसे क्वेश्चन कराएंगे, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सोचना होता है। तो एक्चुअली क्या है ना, हमारे करने से पहले अगर आपने सोच लिया कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन मल्टीपल, मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपने कर लिए खुद से सोच के, ठीक है ना, तो वो होते हैं बैरियर क्वेश्चन, और वो आपको ले जाते हैं अप टू 95 मार्क्स, ठीक है ना। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन में भी कंसीडर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कैटेगरी हमने बना रखी है, स्टडी क्वेश्चन, स्टडी कैटेगरी, प्रैक्टिस कैटेगरी एंड बैरियर कैटेगरी, ठीक है ना। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये सिर्फ स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कैसा है, सिर्फ स्टडी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ये क्वेश्चन कैसा है, स्टडी क्वेश्चन है। अ कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन से, देखो, अ कंडेंसर ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इन्होंने ये नहीं बोला है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम कौन सा है, कार्नॉट है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो हमें काम करते हैं, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की 2 स्टेटमेंट है, वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है आपका केल्विन, केल्विन प्लांक,
केल्विन प्लांक में ये बताया गया है कि भैया आपका कोई सा भी सिस्टम सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के साथ वर्क नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्लॉसियस स्टेटमेंट है। क्लॉसियस स्टेटमेंट में बताया गया है कि कोई सा भी सिस्टम बिना किसी इनपुट के हीट फ्लो नहीं कर सकता फ्रॉम द लोअर टू द हायर। ये होता है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे। ये सिर्फ जस्ट अ रिमाइंडर लॉज है, मतलब रिमाइंडर वे है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम समय लग सकता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट दोनों आपको पता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट आपको बताता है सीओपी के बारे में, जबकि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आपको बताता है इफिशियंसी के बारे में। सीओपी की जब आप बात करते हैं, यहाँ पे आता है कि एक सिस्टम ऐसा है जो वर्क लेके हीट फ्लो कर रहा है फ्रॉम द हायर Q1 Q1 W Q2 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द लोअर। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसी का केस होता है। अगर हम सीओपी की बात कर देंगे तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होगा वो होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन इज इक्वल टू, ये होगा आपका Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। और अगर ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम किसी कार्नोट पे वर्क कर रहा है, इस पे वर्क कर रहा है फॉर रिवर्सिबल, तो इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर सिर्फ तभी लिखेंगे इफ ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल है तब, ठीक है ना। तो अब आ जाओ, यहाँ पे बोला गया इन ए कंडेंसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं बोला गया, ठीक है ना। रिजेक्ट हीट एट अ रेट ऑफ, रिजेक्ट हीट, तो रिजेक्ट हीट आपका Q1 हो रहा है हाई टेम्परेचर पे 120 किलोवाट, वाइल अ कंप्रेसर कंज्यूम, W की वैल्यू इन्होंने दी है 30 किलोवाट। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा गया है, तो COP इज इक्वल टू, अभी उन्होंने क्या बताया, क्या है Q2 ओवर Q1 माइनस Q2। Q2 आपका नहीं पता, तो Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W लिख सकते हैं अपॉन Q1 माइनस Q2, ये आपका W। यहाँ से आपका आ गया 120 माइनस 30/30, आपको कितना आ गया आंसर, 4 नहीं 3 आया, 90/3, ये आपका आंसर आ गया 3 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसीलिए हमने बोला ये सिर्फ स्टडी क्वेश्चन है कि नहीं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये देखो कब आया, 2017 में आया। इस क्वेश्चन को आपने करना है, देखो अभी आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज कर दिया करो, स्क्रीन को पॉज कर दो, स्क्रीन को पॉज कर दोगे फिर क्वेश्चन आपने करना है खुद से। मैंने क्या बताया था, अगर आप क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन प्रैक्टिस, देन प्रैक्टिस। अगर आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। परफॉर्म तो कर लेंगे, एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी परफॉर्म कर लेगा, मार्क्स नहीं अचीव कर पाएंगे। तो मार्क्स अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस की है उतनी कम है, बस आप ये सोचो कितनी भी कर लो, है ना। सचिन तेंदुलकर की तरह करनी है, मतलब लास्ट डे ऑफ मैच ही वाज इन प्रैक्टिस सेशन, उस मतलब सचिन तेंदुलकर साहब जितने भी दिन मैच खेले हैं हर एक दिन उन्होंने प्रैक्टिस जरूर की है, ये उनकी खास बात थी, ठीक है ना। तो हीट पंप एब्जॉर्ब, हीट पंप की बात बोली है इन्होंने, हीट पंप का डायग्राम अभी शुरुआत में हम कुछ कुछ डायग्राम बना के चलेंगे, ताकि ये अगर किसी ने अगर याद नहीं आ रहा है, याद आ जाए थोड़ी देर में, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं गजनी टाइप के, उनको याद नहीं आता कि कैसा डायग्राम था। ये आपका हो गया W, ये आपका क्या होगा W। हीट पंप की बात हो रही है, तो हीट पंप की अगर हम बात करेंगे तो COP इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 ओवर, यहाँ पे जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है, Q1। COP क्या होता है, एक सेकेंड ये भी बता ही देते हैं। COP आपका जो होता है वो होता है डिजायर्ड इफेक्ट। अगर आपसे सिर्फ COP पूछा जाए, सिस्टम का नाम नहीं बताए, तो आपको बोलना है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। क्योंकि जब तक आपको सिस्टम का नाम नहीं बताया गया आएगा तब तक आप डिजायर्ड इफेक्ट कैसे बता सकते हैं। अब बोला गया हीट पंप, तो हीट पंप के लिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीट सप्लाई, ये है हीट सप्लाई। क्लियर है।
हीट पंप के लिए जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है, हीट सप्लाई। तो यहाँ पे आप बोलेंगे Q1 ओवर, और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, वर्क देना पड़ा। वर्क कितना होता है, W। ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ओनली फॉर रिवर्सिबल, अगर हम बात करें कि ये रिवर्सिबल साइकिल है, ओनली फॉर रिवर्सिबल हीट पंप, तो आपका यहाँ पे COP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। क्लियर है। तो यहाँ पे अब आप देखो डेटा क्या गिवन है, डेटा में क्या ऐसा मेंशन है क्या कि रिवर्सिबल है, नहीं, कहीं मेंशन नहीं रिवर्सिबल है। तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहलाने फुसलाने के लिए टेम्परेचर भी दे रखा है, देखो, इसीलिए तो 2 नंबर का है। बाकी ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कैटेगरी का है, ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, प्रैक्टिस कैटेगरी का है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे देखो 25 और 300 पे बिल्कुल नहीं जाना है। इन्होंने बोला अ हीट पंप एब्जॉर्ब हीट, मतलब ये वैल्यू है आपकी Q2 इज इक्वल टू 10 kW फ्रॉम अ हीट सोर्स आउटसाइड इन्वायरमेंट एट 250 वेल द एब्जॉर्बिंग इतना वर्क W इज इक्वल टू 15 kW वर्क हो गया। It delivered the heat to a room that must be kept warm at 300 Kelvin. The coefficient of performance of heat pump. आ जाओ, Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है Q2 प्लस W। नीचे क्या है, W है, ठीक है। तो Q1 आपका ये हो गया 10 प्लस 25, 10 प्लस 15 कौन 15, 25 ओवर 15। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5/3, मतलब 1.67 करके। COP पूछा है, यूनिट लेस होता है आपका, क्लियर है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया आज का कि जो आपका COP होता है फॉर एनी सिस्टम, ये डिजायर्ड इफेक्ट होता है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, उनसे पूछा जाता है व्हाट इज द COP, तो बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वाटर। ये तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो गया, सिर्फ हमने COP पूछा था। क्लियर है, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डालो। देखो क्वेश्चन में आपने क्या करना है, क्वेश्चन बार बार करना है, हम बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को करो। अगर हम इंतजार कराने लगेंगे बैठ के, तो आपका क्या होगा, डेटा लगेगा। तो डेटा बचाने के लिए स्क्रीन को पॉज करो, हम नहीं रुक रहे, ठीक है ना। रिवर्सिबल हीट इंजन ट्रांसफर डिमांड, रिवर्सिबल हीट इंजन ट्रांसफर, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर डिमांड्स, इंजन नहीं है, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर डिमांड, the temperature difference causing heat transfer tend to 0। A reversible heat transfer demand, the temperature difference causing heat transfer tend to 0। Okay, the heat receiving heat must be at constant temperature। द सिस्टम ये बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कौन सा, इनमें से कौन सा होगा रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। ध्यान से देखो, अगर आप बोले जाए, सपोज दैट आप बोल दें कि एक सब्सटेंस बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर T1 है, दूसरा बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर T2 है। इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, अगर दोनों कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा प्रोसेस है, अगर आपको लगता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो गलत, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। यहाँ से चेक करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। एक, तो अगर आपसे बोला जाए कि वापस जो हीट T1 से आई थी उसको वापस भेजने के लिए क्या हमें कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, हमें वर्क करना पड़ता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल है। दूसरा ऑप्शन, हम इसकी एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि इरिवर्सिबल है। तो एक अभी आज ही के सेशन में लास्ट में डिस्कस हो जाएगा एंट्रोपी प्रिंसिपल में, कि एंट्रोपी प्रिंसिपल में डिस्कस हो जाएगा कि ये कैसा है, इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। ये कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल, प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे बोला गया द टेम्परेचर डिफरेंस कॉजिंग हीट ट्रांसफर 10 to 0।
टेम्परेचर डिफरेंस कॉजिंग, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है अगर वो जीरो है तो क्या ये रिवर्सिबल होगा? बिल्कुल सही, तब ये रिवर्सिबल होगा, है ना। द सिस्टम रिसीविंग हीट मस्ट बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर सिस्टम हीट रिसीव कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर सिस्टम हीट रिसीव कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, या तो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है या तो यहाँ पे कुछ लॉसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका इरिवर्सिबल हो जाएगा। द सिस्टम ट्रांसफरिंग आउट हीट मस्ट बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द सिस्टम ट्रांसफरिंग आउट हीट मस्ट बी एट, तो रिसीविंग अगर इरिवर्सिबल है तो आउट मतलब आउटसोर्स भी क्या होगा? इरिवर्सिबल। बोथ इंटरेक्टिंग सिस्टम मस्ट बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गलत, तो ओनली फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। A system executes an irreversible cycle, सिस्टम एग्जीक्यूट एन इरिवर्सिबल साइकिल। यहीं पे हम आपको बता देते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटीज क्या होता है, ठीक है ना। ये क्लॉसियस इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका। क्लॉसियस इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट ध्यान दोगे कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। आपने बोला फॉर प्रोसेस, फॉर प्रोसेस, और प्रोसेस आपको बताया गया भैया जो आपका डी क्यू ओवर टी था ये हमेशा लेस देन और इज इक्वल टू डी एस था, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बता दें कि डी क्यू ओवर टी जो है वो अगर इज इक्वल टू डी एस है तो क्या होगा, अगर आपका डी क्यू ओवर टी लेस देन डी एस है तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया कि अब फॉर साइकिल, और साइकिल कैसा, ये फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और ये आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया तो अब आ जाता, पहले ऊपर डिस्कस कर लो। आपने बोला डी क्यू ओवर टी लेस देन और इज इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वल कब होगा, जब ये प्रोसेस, इफ ये जो प्रोसेस होगा ये आपका रिवर्सिबल होगा तब ये इक्वल होने वाला है। अगर ये आपका इरिवर्सिबल, इफ इरिवर्सिबल, तो ये आपका कैसा होने वाला है, तब आपका लेस देन होने वाला है, हमेशा याद रखना। एंड अगर हम चाहें तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम बोलें कि डी क्यू ओवर टी अगर लेस देन है तो हम इसमें कोई एक ऐसा टर्म जोड़ दें जिसके बराबर, जिसके बाद ये बराबर हो जाए, तो वो टर्म होता है डी एस जनरेशन। ये इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन भी क्या है आपकी इम्पोर्टेंट, क्लियर है। अब देखो इस इक्वेशन में कई बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, इस पॉइंट को, इस स्लाइड्स को बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, ठीक है ना। इन्होंने कुछ, कई बच्चों को लगता है कि डी क्यू ओवर टी इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कई लोगों को लगता है डी एस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लिसन मी केयरफुली, ये जो आपका होता है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होता है, चेंज चेंज इन एंट्रोपी, सॉरी नॉट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोल दिया क्या, थोड़ा स्टेटमेंट आएगा ध्यान से सुनना क्योंकि वर्बली हम बोलेंगे। डी क्यू ओवर टी इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हीट, ये जो आपका आ रहा है ये ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हीट है, ये एक्चुअल नहीं है। ये जो है ये आपका एक्चुअल चेंज इन एंट्रोपी है, ये आपका क्या है, एक्चुअल चेंज इन एंट्रोपी, क्लियर है। ds इज द एक्चुअल चेंज इन एंट्रोपी जबकि dq ओवर t इज द चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हीट, क्लियर है। और ये जो आपका ds जनरेशन होता है ये आपका या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा जीरो के, इक्वल टू होता है इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ग्रेटर देन होता है हमेशा इरिवर्सिबल के लिए, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन सभी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, बहुत आते हैं, कई बार आए हैं, घुमा घुमा के आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना क्लियर है कि डी क्यू ओवर टी इज नॉट द एक्चुअल चेंज इन एंट्रोपी, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, डी क्यू ओवर टी इज द चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हीट,
and ds is the actual change in entropy. It is the property of the system. Okay, now अब हम बात करें कि फॉर थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए, तो अभी हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ओवर टी लेस देन और इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो डी एस इज द चेंज इन एंट्रोपी, मतलब एक्चुअल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, मैंने एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। और किसी भी प्रॉपर्टी का अगर हम साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये आपका किसके लिए आ गया, ये आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए आ गया, और ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए आ गया। कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप इंडिविजुअली बता सकते हैं कि क्या किसके लिए है। रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपसे पूछा जाए डी क्यू ओवर टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये होगा किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल साइकिल। और अगर आपसे बोला जाए कि डी क्यू ओवर टी इज लेस देन इज इक्वल टू जीरो, तो ये किसके लिए होगा, ये आपका इरिवर्सिबल। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है इरिवर्सिबल साइकिल के लिए कौन सा सही होगा, इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए ये वाला है। तो डी की ओवर टी लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू तो आएगा ही नहीं, सॉरी, इक्वल टू किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, लेस देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो ये आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, बार बार आता है। क्लॉसियस इनइक्वालिटीज इज डिफरेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट इज डिफरेंट। हमने इसलिए बोला है क्योंकि क्लॉसियस इनइक्वालिटी, एक चीज और, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका असर्शन और रीजन था, और जब असर्शन और रीजन में जब स्टेटमेंट लिखा गया था तो वहां पे क्लॉसियस स्टेटमेंट लिख दिया गया था, जबकि असर्शन में जो स्टेटमेंट था वो रिलेटेड टू था क्लॉसियस इनइक्वालिटीज। तो दोनों को सेम मत लेना। हमने क्या बोला, अभी हो सकता है क्वेश्चन आगे मिल जाए, क्लॉसियस इनइक्वालिटीज असर्शन में लिख गया था और क्लॉसियस स्टेटमेंट आपका रीजन में लिख गया था। तो जब ये दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों एक दूसरे के, मतलब आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन करके सिचुएशन आ गई थी ना। अगर वो उसको हम क्लॉसियस इनइक्वालिटीज कंसीडर कर लेते रीजन को तो आपका सही हो जाता है। तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है ना। दिस इज द क्लॉसियस इनइक्वालिटीज नॉट स्टेटमेंट। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। Consider a refrigerator and heat pump working on a reversed Carnot cycle between the same temperature limits. Which one of the following? So COP of pump is equal to COP of रेफ्रिजरेटर प्लस वन। ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब आप देख लो कि यहाँ पे क्या आने वाला है, पंप माइनस वन। ठीक है, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लिसन में केयरफुली कि आपसे बोला जाता है अगर कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, इसकी वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट लाई करती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सीओपी ऑफ हीट पंप, इसकी वैल्यू कहाँ से लाई करती है, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू वन से इनफाइनाइट तक लाई। क्लियर है, जीरो इक्वल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका लाई करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमेशा हर एक सिस्टम की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट लाई करती है, जवाब होगा नहीं। हीट पंप की सीओपी जीरो से नहीं, वन से इनफाइनाइट लाई करती है, और रेफ्रिजरेटर की जीरो से इनफाइनाइट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, जो आपका एंट्रोपी होता है वो एक्चुअल में होता है, इट इज द मेजरनेस ऑफ द रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस, ठीक है ना। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। रैंडमनेस क्या होता है, देखो समझो ध्यान से, एक मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया तो बहुत आसान है, और नहीं समझ में आया तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। एंट्रोपी, सपोज दैट जैसे एक सिस्टम है, ठीक है ना, इसी सिस्टम में क्या है, सारे पार्टिकल आराम आराम से ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनके पास कुछ काम करने की क्षमता ज़्यादा है, मतलब है, ठीक है ना। अगर हम बोले कि यही पार्टिकल अब कुछ इस तरीके से मूव करना चालू कर दिए, इनका इस तरीके से हो गया, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको देख के पता चल रहा है कि इनमें डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा आ चुका है पार्टिकल्स में,
कि अब अगर इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे तो ये परफॉर्मेंस कम देंगे, है ना। तो ये हमारा हमने साइकोलॉजिकली पता होता है ना, नेचुरली पता होता है। तो इसका मतलब बस यही तो है कि जिसमें रैंडमनेस, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसमें रैंडमनेस बढ़ चुकी है, मतलब डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुका है। रैंडमनेस बढ़ चुका है, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। पहले इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, कि रैंडमनेस ही आपका एंट्रोपी होता है एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये कहाँ से पता चला, क्लॉसियस सिस्टम, क्लॉसियस इनइक्वालिटी से पता चल गया था। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि आपको जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो हम हमेशा एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं, ठीक है ना, या एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। कभी भी ये नहीं बोलते कि इस पॉइंट पे एंट्रोपी इतनी है, नहीं बोलते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम हमेशा रैंडमनेस बता सकते हैं कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि रैंडमनेस कितना है ये बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, एक शर्त पे बता सकते हैं कि अगर आप बोल दें कि एक रेफरेंस टेम्परेचर और उस पर एंट्रोपी आपने जीरो एज्यूम कर ली है, तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे पॉइंट पे एंट्रोपी क्या होगी, तो हम बता सकते हैं। हम S2 माइनस S1 लेके S1 जीरो करते हैं। क्लियर है, आई होप। क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में तो नहीं पूछते हैं कि एंट्रोपी बताओ, ठीक है ना। एंट्रोपी भी पूछा गया एक एग्जाम में, तो उसमें ऐसा बोला गया था कि S1 इज गिवन एज 0.88 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। फिर आपने क्या किया था, डेल्टा एस की वैल्यू कुछ कुछ निकाली थी, और डेल्टा एस इज इक्वल टू आपने रखा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू कुछ कुछ, फिर उसके बाद आपने किया S2 इज इक्वल टू कुछ कुछ प्लस S1, है ना। यहाँ से आपने इस तरीके से वैल्यू निकालनी। एक्चुअल में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था चेंज इन एंट्रोपी। हमें हमेशा जब भी निकालेंगे चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे, लेकिन इंटरव्यूअर में ना थोड़ा खुरापात होती है। वहाँ बोलते हैं कि दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर एंड कैन यू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द वाटर। वहाँ पे हम नहीं समझते कि हमें मना करना चाहिए, है ना। तो हमें क्या रिप्लाई देना, यस वी कैन। हाउ? सो बस आंसर तुरंत चालू कि सर लेट अस, वी आर एज्यूमिंग एट 0 डिग्री टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ दिस वाटर इज जीरो, therefore the entropy of this water at 25 degree centigrade is equal to mc ln T2 upon T1 करके अपना कन्वर्ट करके हम निकाल देते हैं, है ना। ये सब तरीका है हमारा जुगाड़ वाला। तो हमने क्या किया, रेफरेंस मान लिया किसी एक टेम्परेचर पे जीरो, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना, हमेशा एंट्रोपी चेंज निकालना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट अ रूम टेम्परेचर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद अनदर हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स की बात कर दी है। चलो, एंट्रोपी का तो इतना हो गया है, ठीक है ना। एंट्रोपी का ये भी इतना हो गया, अब थोड़ा सा यूनिवर्स की भी बात, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट आपने बोला कि आपके पास ये एक सिस्टम था, छोटा सा सिस्टम है, सिस्टम हो गया, और आपने बोला कि आपका ये यूनिवर्स है, ऐसे होता ना, ये आपका यूनिवर्स है। तो सपोज दैट हीट इंटरेक्शन हुआ आपका क्यू, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हुआ, ये सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हुआ, तो आप बोलेंगे कि सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। आपने बोला डेल्टा S1 प्लस सराउंडिंग का भी एंट्रोपी कुछ चेंज होगा, डेल्टा S2, यही इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इतना करने के बाद हमको ये बात पता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है, जो सॉरी जो यूनिवर्स होता है, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अगर हम बात करें कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी क्या होगी, आइसोलेटेड के लिए, आइसोलेटेड के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, अगर ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, कुछ भी है, तो आप बोलेंगे, आपको ये पता था डी एस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी, ये आप जानते थे, अच्छे जानते थे। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉर एनी प्रोसेस, साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने बोला कि अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो डी एस ऑफ आइसोलेटेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो आइसोलेटेड में डी क्यू तो होगा नहीं कुछ, तो हो जाएगा जीरो। यहाँ पे आपका आ गया, ये हमेशा वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो होती है आइसोलेटेड की। देयरफॉर डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब देखो, इन्होंने बोला है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद हाई थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इन्होंने बोला है, इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इन्होंने बोला है एक आपका रिजर्वायर था,
ये आपका एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1, ये आपका एक वाटर है जिसका टेम्परेचर है T2, ये इसके कांटेक्ट में आया, तो कांटेक्ट में आएगा तो हीट रिसीव करेगा ना, हीट रिसीव करेगा। तो डेल्टा एस ऑफ रिजर्वायर, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस वन रिजर्वायर प्लस डेल्टा एस टू मतलब वाटर, ये क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर तो फिक्स है, तो आप बोलेंगे Q/T1। ये हीट रिजेक्ट करा इसलिए माइनस टर्म। वाटर क्या करेगा, हीट एब्जॉर्व करेगा, क्यू उतनी हीट एब्जॉर्व करेगा जितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है रिजर्वायर, और इसका भी टेम्परेचर अगर हम बोल दें T2, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आई वो क्या आ गई, Q/T1 T2 इन ब्रैकेट में T1 माइनस T2, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हमेशा आप देख रहे हैं ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो है तो ये कैसा होगा रिजर्वायर, पहली बात तो ये कैसा होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है ना, पॉसिबल होगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो, अगर नेगेटिव आ जाता तो इम्पॉसिबल हो जाता। तो इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर, यूनिवर्स की पूछ रहा है, नहीं गलत। इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द वाटर, गलत। इक्वल टू जीरो, जीरो तो तभी बराबर हो सकता है जब T1 T2 बराबर हो, गलत। ऑलवेज पॉजिटिव, यस, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लिखा हुआ है ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of a refrigeration system undergoes in an irreversible cycle, irreversible cycle के लिए क्या होगा, irreversible साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या बताया था, साइक्लिक इंटीग्रेशन D/Q/T हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी लेस देन और इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, ऐसा होता है हमेशा लेस देन और इक्वल टू जीरो। इरिवर्सिबल है तो ये क्या हो जाएगा, D/Q/T लेस देन जीरो, यहाँ पे आपका लेस देन जीरो आएगा, क्लियर है, ये पार्ट आपका सही होगा। ना इस क्वेश्चन को करो, देखो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, तीन इक्वेशन यूज करते हैं, ये जो हम अब बताने वाले हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है, वन ऑफ द, पूरा लिखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक, सिर्फ हमने एक ट्रिक यूज करना है, उसके बाद कोई सा भी सिस्टम हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो चाहे आइसोलेटेड हो, कोई सा भी प्रोसेस हो, चाहे इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, चाहे आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक पॉलीट्रोपिक आइसोकोरिक, कुछ भी हो, ठीक है ना, हम सबका निकाल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी, ये मतलब फैजल की तरीके है ना, सबका एंट्रोपी निकालेगा। देखो इक्वेशन नंबर एक, डेल्टा एस इज इक्वल टू Cp ln T2 ओवर T1 माइनस R ln T2 ओवर T1। दूसरा इक्वेशन Cv ln T2 ओवर T1 प्लस R ln V2 ओवर V1। तीसरा इक्वेशन Cp ln V2 ओवर V1 प्लस Cv ln P2 ओवर P1। ये तीन इक्वेशन आपने याद करनी है। इस तीन इक्वेशन के बाद ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा जो यहाँ से चेंज इन एंट्रोपी ना निकाल सके। अब सोच लो, इतनी बेहतरीन इक्वेशन है, ये आपका फैजल वाला इक्वेशन है, फैजल सबका बदला लेगा। ये तीन इक्वेशन है जो आपका हर एक प्रोसेस का एंट्रोपी निकाल देगा। फिर हमें मतलब नहीं है, फिर हम ध्यान भी नहीं देंगे कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, फॉर ऑल
और ऑल सिस्टम मतलब ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, मतलब कुछ भी हो, सब प्रोसेस के लिए ये आप एप्लीकेबल है। और क्या चाहिए, और इससे आसान कुछ चाहिए? तो ये आपका इसका ना स्क्रीनशॉट मार के रखो, इसका स्क्रीनशॉट मार के रखो, ठीक है। देखो, एन आइडियल गैस ऑफ मास m, एन आइडियल गैस, एक चीज इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर आइडियल गैस, ये याद रखना बस, ओनली फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस नहीं होगा फिर तो आप कैलकुलेट कर लिए। आइडियल गैस मास एंड टेम्परेचर T1 अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल बोला है तो हम इनमें से कोई से भी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये इक्वेशन नहीं ले सकते, ये इक्वेशन ले सकते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो इसमें हम वो इक्वेशन उठाएं जिसमें आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर हो, ताकि एक टर्म तो कम से कम जीरो हो जाए। इसका मतलब या तो ये इक्वेशन उठाओगे या तो ये इक्वेशन उठाओगे, इन दोनों जगह आपका टेम्परेचर है, इन दोनों जगह आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना। और बोला है इनिशियल प्रेशर P1 फाइनल प्रेशर P2, तो इसका मतलब अब प्रेशर वाला उठाना है तो सिर्फ ए इक्वेशन उठा लो। अब ए इक्वेशन उठाया आपने, बोला डेल्टा एस इज इक्वल टू CP, ये आपका जो चल रहा है ना डेल्टा एस, ये स्पेसिफिक एंट्रोपी है, एम बाद में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। CP ln P1/T2 माइनस R ln T2/P1, ये T2/T1 है, T2/T1। देखो हर जगह आपका 2/1 चलेगा, मतलब P2/T1, P2/P1, V2/V1, P2/P1, V2/V1, T2/T1, ठीक है ना, 2/1 ना। यहाँ पे ये वैल्यू तो जीरो का आइसोथर्मल था, माइनस आपने आर एज इट इज लिखा, ln लिखा, और P2/P1 लिखा, माइनस माइनस अंदर कर दो, ठीक है, जाएगा R ln P1/P2, R ln P1/P2, बस हो गया। इनसे मल्टीप्लाई करना, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये आपने अगर तीन इक्वेशन यूज किए, मुझे नहीं लगता आपको फिर कोई किसी भी तरीके की कोई समस्या आई है, ठीक है ना। दिस इज माई प्रोफाइल ID, फॉलो मी। 1 किलोग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इज थ्रोटल्ड। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, नजर डालते हैं, कई बच्चों को कंफ्यूजन है। थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस में कई लोगों को लगता है कि H1 इज इक्वल टू H2 है, फिर उसके बाद बोलते हैं वो इसीलिए T1 इज इक्वल टू T2, और ये आपका आइसोथर्मल, ऐसा करके बोलते हैं। ऐसा करके जो बोलते हैं हमारा मन तो करता है कि बस क्या ही बताए, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा एकदम गलत है भाई, एकदम गलत है, रॉन्ग। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है इसमें आपका प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और जब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो CP की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब प्रेशर डिक्रीज कर गया, जब प्रेशर ही कांस्टेंट नहीं है, CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं तो C बदल गया ना, और जब C बदल गया तो ये CP इंटू CP, ये मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करके कहाँ का रूल है, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। तो खैर खत्म करो, छोड़ो, इसका मतलब ये ऐसा नहीं होता H1 इज इक्वल टू H2, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, दैट्स इट। आ जाओ क्वेश्चन पे। 1 किलोग्राम ऑफ एन आइडियल गैसेज थ्रॉटलिंग प्रोसेस, इनिशियल प्रेशर देखो P1 दिया हुआ है 0.5 मेगा पास्कल, P2 दिया हुआ है 0.1 मेगा पास्कल,
इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है T1 300 केल्विन, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या, एंट्रोपी चेंज फॉर द यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज फॉर द यूनिवर्स बताना है। तो क्या होगा एंट्रोपी चेंज फॉर द यूनिवर्स, तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको बोला गया था आइडियल प्रोसेस है, आइडियल आइडियल आइडियल, ठीक है ना। तो देखो आइडियल के लिए अगर हम बात करेंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स, प्रोडक्ट प्रोसेस है, इंथैल्पी कांस्टेंट है। आइडियल की जब बात करेंगे तब आप बोलेंगे कि एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो आपका आर, गामा, सीपी, सीवी कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना? उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि अब जब सीपी सीवी गामा सब कांस्टेंट है, ये ऑलवेज नहीं होना चाहिए, ये आपका ऑलवेज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमेशा नहीं हो सकता, ये कब हो सकता है, जब आपका आइडियल गैस बोल दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन लगानी है, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन T2/T1 माइनस आर एल एन T2/T1। यहाँ पे इसको वैल्यू का रखो माइनस आर, एल एन P2/P1। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये 0.5 मेगा पास्कल है, मतलब 500 किलो पास्कल, एल एन अच्छा 0.5 0.1, ठीक है ना, एल एन 5 मल्टीप्लाइड बाई, आंसर आ गया, आंसर आ गया, फटाफट करो इसको। देखो इसमें क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस इज इक्वल टू ये आपका 0 माइनस आर एल एन पॉइंट 0.1/0.5, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 माइनस आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 8.314, एल एन 0.2, इसकी वैल्यू जब आएगी आप सॉल्व करेंगे तो 13.38 किलो जूल पर केल्विन। यहाँ पे आपका क्या आ गया, ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a solar energy based on heat engine, heat engine है which receive 80 kilojoule of heat at 100 degree centigrade and reject 70 kilojoule of heat to the ambient। इन्होंने ये नहीं बोला कि कार्नोट है, ये आपका नॉट रिवर्सिबल, मतलब कोई रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है ना, रिवर्सिबल नहीं है। तो द डिजाइन थर्मल इफिशियंसी, इफिशियंसी पूछा गया है, इफिशियंसी पूछा गया है, तो कितना हीट रिसीव किया था 80 किलो जूल, कितना हीट रिसीव किया गया था 80 किलो जूल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड रिजेक्ट कितना किया गया था, तो ये आपका हीट एब्जॉर्ब है, और हीट रिजेक्ट कितना किया गया था आपका 70 किलो जूल। इसका मतलब वर्क कितना होगा, वर्क आपका होगा 30 किलो जूल, 30 किलो जूल वर्क हुआ आपका, और हीट कितना था आपका, सोलर एनर्जी बेस्ड ऑन द हीट इंजन विच रिसीव इतना किलो जूल ऑफ हीट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, रिजेक्ट एट इतना टू द एम्बियंट। तो आपका इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी होगा हीट एब्जॉर्ब अपॉन, सॉरी वर्क 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 वर्क
क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब। वर्क कितना है आपका 30 और आपका हीट एब्जॉर्ब कितना आ रहा था 80 किलो जूल, ठीक है ना। सोलर एनर्जी बेस्ड ऑन हीट इंजन, बस ये हो गया। ये आपका हायर थर्मल है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपको कितना था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यहाँ से आपका थर्मल इफिशियंसी आ जाएगा। ये यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आता है इनमें से कोई सा भी नहीं, आंसर आएगा आपका 37.5%, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा 37.5%। कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, गड़बड़ तो हो ही रहा है। वर्क आपका 80 - 70 10 ही तो आया था, ये 10/80, ये आपका होगा 12.5%, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस द एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। इन्होंने बोला है टी इंटू डेल एस ओवर डेल टी। डेल एस ओवर डेल टी क्या है एट सी पी, डेल एस ओवर डेल टी क्या है, तो देखो डेल एस ओवर डेल टी ये आपका होता है स्पेसिफिक हीट। डेल एस ओवर डेल टी क्या होता है, डेल एस ओवर डेल टी होता है आपका डी क्यू ओवर टी, ठीक है ना, डी क्यू ओवर टी। अब अगर आप बोल रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद आप बोल रहे मल्टीप्लाई टी करना है तो इसका मतलब टी इंटू, अगर इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो इधर हट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा टी इंटू डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे एम सी पी डी टी लिखना था, एम सी पी डी टी, एम डी टी तो इधर आ गया, एम किधर गया, एम आपका पर यूनिट ले लो तो ये क्या हो जाएगा सी पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टर्म क्या हो जाएगा सी पी, और ये फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा सी वी हो जाएगा। ये टर्म क्या हो गया सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या होता है आर होता है, ये आपको पता है मेयर इक्वेशन होती है, ठीक है ना, मेयर्स इक्वेशन होती है। सी पी माइनस सी, एक चीज और इम्पोर्टेंट थी, ये जो आर होता है क्या ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, नहीं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं होता है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखना, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर, क्लियर है। सी पी माइनस सी बराबर आर आएगा तो सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a closed system contain 10 kilogram of saturated liquid ammonia 10 degree centigrade. Heat addition required to convert the entire liquid बोला मतलब 10 किलोग्राम liquid into the saturated, इन्होंने बोला था saturated liquid है तो उसको किसमें कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड वेपर में, एट कांस्टेंट प्रेशर इज 16.2। तो एक चीज याद रखो, ध्यान देना, यहाँ पे बोला गया है m इंटू लेटेंट हीट इज इक्वल टू आपका 16.2 मेगा जूल। इफ द एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड इज 0.88, हमने बोला था ना कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें S1 दिया हुआ था, तो एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड यहाँ पे S1 दिया हुआ है कितना है 0.88 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। द एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर S2 पूछा गया है, S2 क्या गया पूछा गया, तो हम इसमें क्या करेंगे चेंज इन एंट्रोपी निकाल लेंगे, मतलब S2 माइनस S1 निकाल लेंगे इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर कैसा था कांस्टेंट था, यहाँ पे जो डी क्यू था टेम्परेचर भी क्या है टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है, तो डी क्यू कितना है
रिमेंबर दिस पॉइंट, यूनिट जो चल रहा है वो किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन है। यहां से हमें सबसे पहले लेटेंट हीट निकालनी पड़ेगी। लेटेंट हीट इज इक्वल टू आ रहा है आपका 1.62 मेगा जूल। बस इतना ही करना था, इसके बाद तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब डेल्टा ये S2 माइनस एस वन इज इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस एस वन इज इक्वल टू क्या होगा आपका dQ/T। dQ/T आपका क्या हो जाएगा, dQ आपका लेटेंट हीट, dQ आपका लेटेंट हीट, डेल्टा Q/T कर दो, dQ आपका लेटेंट हीट क्या आ जाएगा 1.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलो जूल रखना है क्योंकि यहाँ पे किलो जूल है। यहाँ पे क्या आ गया किलो जूल मेगा जूल पर किलोग्राम, क्योंकि हमने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो मेगा जूल पर किलोग्राम, तो यहाँ आ गया किलो जूल पर किलोग्राम अपॉन केल्विन। तो केल्विन कितना, टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 283 केल्विन। बस इसको सॉल्व करना है आप, 1620 डिवाइडेड बाय 278, 283 है ना, 283। ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आई आपकी 5.724 किलो जूल पर किलोग्राम। ये आपकी S2 माइनस एस वन आई है, तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.724 प्लस S1 प्लस 0.8। यूनिट का ख्याल रखना क्योंकि यहाँ पे यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम चल रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे मेगा जूल को किलो जूल में कन्वर्ट किया और पर किलोग्राम निकाला, ठीक है ना। तो ये आपने प्लस 0.8 करना है, ये वैल्यू आ जाएगी 6.6। यहाँ पे जो S2 की वैल्यू आती है वो आती है 6.604 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये दो नंबर का देखो गेट में आया था, यहाँ पे देखो गलतियां कहाँ कहाँ होने वाली पॉइंट आउट कर लो, ध्यान से देखो। शायद आपसे गलती नहीं हुई, अगर गलती हुई होगी तो एक तो यही हुई होगी कि ये वैल्यू लिखते समय आपने गलती की, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट यहाँ चेंज करनी थी, ठीक है। और दूसरा ये यहाँ पे ऐड करना था, क्लियर है। बस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल है। A system undergoes a state change from 1 to 2. According to the second law of thermodynamics, the process to be feasible, the entropy change. इन्होंने बोला है कि प्रोसेस फिजिबल हो, प्रोसेस फिजिबल हो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो प्रोसेस फिजिबल हो उसके लिए क्या हमेशा एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये ऐसा करके। तो ध्यान से देखो, आपने बोला गया था प्रोसेस के लिए dQ/T प्लस ds जनरेशन इज इक्वल टू ds। अब अगर हम बोल दें कि सपोज दैट ये आपका सिस्टम सा, इससे हमने हीट रिजेक्ट कर दी, तो ये आप इससे हीट रिजेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ds क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो इट कैन बी नेगेटिव। हो सकता है आपने हीट ऐड कर दी हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने जितनी हीट ऐड की है और उतनी ही जनरेशन की वजह से नेगेटिव हो जाए। भाई आपने यहाँ पे कुछ ऐड किया और जनरेशन की वजह से, सॉरी, जनरेशन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जनरेशन कैसा रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो उल्टा आप कर लो। आपने बोला कि अगर हो सकता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कुछ एंट्रोपी जनरेट हो गई और आपने उस सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट की तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर गई, तो दोनों का मिला के क्या होगा जीरो। तो कुछ भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, a cycle heat engine does 50 kilojoule of work per cycle. The efficiency of the engine is 75%. The heat reject per cycle. 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है हीट इंजन बोला है, साइकिल हीट इंजन डज 50 किलो जूल ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू 50 किलो जूल, इसी को हम बोल देते हैं Q1 माइनस Q2।
द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी 0.75, और ये क्या होता है, ये आपका होता है हीट, सॉरी ये आपका क्या होता है, इंजन है ना, इसलिए डब्ल्यू अपॉन हीट सप्लाई, डब्ल्यू ओवर क्यू वन। हीट रिजेक्ट पूछा है, क्या पूछा, हीट रिजेक्ट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, हमें डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू और हीट रिजेक्ट के टर्म्स में लिख दो, तो आप लिख दो डब्ल्यू इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस क्यू आर, बस हो गया क्वेश्चन, इज इक्वल टू 0.75, इसको सॉल्व करोगे आप तो 0.75 डब्ल्यू प्लस 0.75 क्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ से आपका जो क्यू आर आएगा वो आ जाएगा 0.25 अपॉन 0.75 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू 50, ये क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे क्यू आर जो आ गया वो कितना आ गया 50/3 किलो जूल। ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। हमने कुछ किया नहीं, देखो ये आपका कैसा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन था, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ना लिखा ना बात की, क्योंकि कार्नोट नहीं लिखा था, है ना। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दो दो नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक चीज और, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेट में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इससे, और 2 नंबर के आते हैं, ये भी याद रखना। अब इन्होंने बोला है अ कार्नोट साइकिल इज हैविंग, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो है 0.75, हम इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे डब्ल्यू, मतलब कार्नोट साइकिल, a Carnot cycle is efficiency 0.75, the temperature of the high temperature reservoir T1 की वैल्यू है 727 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 900 केल्विन। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लोअर टेम्परेचर पूछा है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा T1 माइनस T2 ओवर T1, तो सॉल्व कर दो इससे, तो 0.75 इज इक्वल टू 900 माइनस T2 जो निकालना है और 900, यहाँ से T2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 0.75 3/4, 900 माइनस 3/4 इंटू 900, ऐसा करके आएगा ना, 1/4 इंटू 900, मतलब ये कितना हो गया 850 225 डिग्री से केल्विन, 225 केल्विन है, गलत तो नहीं है, देखना एक बार, 225 कुछ गड़बड़ है, 900, अच्छा ये 1000 चल रहा है, 727 इज इक्वल टू 1000, ये 1000 होगा, ये भी 1000 होगा, ये भी 1000 होगा, ये भी 1000 होगा, तो ये आपका 1000 होगा, ये आपका 250 आ गया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। आप ठीक है 250 केल्विन में, ये क्वेश्चन कैसा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करना है, फटाफट करके और यहाँ पे टिक मार सकते हैं कुछ लोग, ये केल्विन में है 250, तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में लिखोगे तो -23 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है, T2, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्क्रीन को पॉज कर दिया करो फिर क्वेश्चन लगाया करो, स्क्रीन को पॉज कर दोगे क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहोगे तो प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। बेहतर है प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपके क्या करें, स्क्रीन को पॉज करें बीच बीच में, ठीक है। सोलर कलेक्टर, receiving solar radiation at the rate of this, transform it to thermal energy to the fluid, overall efficiency 50%. The fluid heated 350 Kelvin is used to run a heat engine which reject 313.
If the heat engine is to deliver 2.5 kilowatt power, the minimum area of the, ठीक है। देखो इन्होंने बोला है कि जो आपका एनर्जी रेट है, रेडिएशन रेट, ठीक है ना, हम लिख देते हैं सोलर रेडिएशन रेट। तो जो रेडिएशन रेट है वो है आपका 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये है। तो हमें एरिया निकालना है, तो अगर हमें हीट सप्लाई पता चल जाए, Q1 की वैल्यू पता चल जाए, तो हम डिवाइडेड बाय ये कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। Q1 के लिए अब देखते हैं क्या करना है। इन्होंने बोला इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है वो आपकी है 50%, 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q1। इन्होंने बोला द फ्लूइड हीटेड, अच्छा वन मोर थिंग, इन्होंने मिनिमम एरिया पूछा है, मिनिमम एरिया पूछा है, इसीलिए हम इफिशियंसी किसका लगा सकते हैं, कार्नोट साइकिल का, मतलब रिवर्सिबल साइकिल यहाँ हम यूज कर सकते हैं। अगर रिवर्सिबल साइकिल यूज कर सकते हैं तो इसको हम लिख देंगे T1 माइनस T2/T1। क्लियर है। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर लिख दें, T1 आपका 350 माइनस T2 आपका 313 ऑन 350, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 37 डिवाइडेड बाई 350। ट्रांसफर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड टू एन ओवरऑल एफिशिएंसी, अरे ये एफिशिएंसी 0.5 नहीं है, ये एफिशिएंसी 0.5 नहीं है। ये बताते कौन सी एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी तो ये होगी, एफिशिएंसी आपकी ये आ गई T1 माइनस वर्क अपॉन हीट सप्लाई, T1 माइनस T2। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। हीट इंजन टू डिलीवर्ड, अब यहाँ पे करा ये हीट इंजन टू डिलीवर्ड है, तो यहाँ से Q1 बता दो, तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका W इंटू 350 डिविजिबल बाई 37। तो Q1 कितना आ गया आपका, Q1 आ गया 2.5, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 350 डिविजिबल बाई 37, ये आपका आ गया कितना 23.64 किलोवाट, इतनी एनर्जी चाहिए Q1 में। एंड रिमेंबर कि यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट है वो है आपका 50%, तो मतलब Q1 के लिए आपको जो Q सप्लाई चाहिए सोलर एनर्जी से वो कितनी चाहिए, इसका 2 टाइम्स चाहिए, क्योंकि 50% है, तो आप बोल रहे हैं 47.29, इतना किलो वाट एनर्जी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि इसको हम डिविजिबल कर दें 0.7 से, है ना, इसको अगर हम डिविजिबल कर दें 0.7 से, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी कि ये आपकी QS है, QS की वैल्यू ये आ गई। तो एरिया आपको कितना चाहिए, एरिया आपको चाहिए कितना 0.6, मतलब पॉइंट एरिया कितना चाहिए QS डिवाइडेड बाई जो आपका रेडिएशन रेट है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आपकी जब आप सॉल्व करोगे, तो अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम गलत नहीं है तो ये आपकी आ जाती है 83.3। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये जो इफिशियंसी थी वो तो हमने मान ली कार्नोट, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम एरिया दिया हुआ था, इसकी वजह से मान लिए, ठीक है ना, कार्नोट मान ली क्योंकि ये मिनिमम एरिया दिया हुआ था, ठीक है ना। 16 करेक्टर रिक्वायर्ड, और ये जो इफिशियंसी है कन्वर्जन की इफिशियंसी है, तो अगर हमें Q1 इतना चाहिए तो सोलर एनर्जी हमें इतनी चाहिए होगी, तब जाके हमें Q1 इतना मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a heat transformer is a device that transfer a part of heat supply to an intermediate temperature to high temperature reservoir, rejecting the remaining part of low temperature heat sink in such
heat transformer 100 kilojoule of heat is supplied at इतना, the maximum amount of heat in kilojoule that can be transferred to 400 kilo when the rest is rejected 300। देखो 2007 में आया क्वेश्चन। इन्होंने बोला हीट ट्रांसफार्मर है is a device that transfer a part of heat supply to an intermediate temperature to a high temperature reservoir while the rejecting the remaining part to a low temperature heat sink in such transformer 100 kilojoule of heat is supplied at इतना, the maximum amount of heat in kilojoule बताना है that can be transferred to 350 kilojoule and the rest is sink is this ना। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया है आपको, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, maximum amount of heat that can be transferred to a 400 kilowatt, okay? क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, ठीक है ना। ये आपका एक रिजर्वायर है, इसे बोला गया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इन किलोजूल, ये निकालना है दैट कैन बी ट्रांसफर टू अ 400 केल्विन, 400 केल्विन, ये आपको निकालना है Q1। इन्होंने बोला है कि हीट सप्लाई हो रही है when the rest is reject to the 300 Kelvin, ये 300 Kelvin, okay। A heat transformer is a device that transfer a part of heat supplied to an intermediate temperature। एक्चुअली क्या ना, यहाँ पे जैसे हम क्या करते थे, वर्क करते थे, यहाँ पे वर्क करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। इतना समझ लो आप कि हम किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम या हीट पंप में वर्क करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हीट पंप यूज़ करने की जगह हीट ट्रांसफर यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने बोला कि एक दूसरा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर था जो था 350 केल्विन पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, इन अ सच हीट ट्रांसफार्मर 100 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड एट 350 पे आप 100 किलो जूल हीट सप्लाई करेंगे। सपोज दैट ये आपका हो गया Q2, यहाँ पे Q2 की वैल्यू है आपकी 100 किलो जूल, 100 किलो जूल हीट सप्लाई करेंगे एट 350 of heat at 350, the maximum amount of heat in kilojoule that can be transferred to 400 kilojoule, ये आपकी पूछी गई है। and the rest is this, and the rest is this, okay। तो यहाँ से आपको यहाँ पे एक चीज और देखो, मैक्सिमम आना है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब जगह हीट को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे, और सारे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर का, सारे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर का जो आप वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन, ये सिग्मा बोल दो आप, सिग्मा ऑफ Q ओवर T इट शुड बी इक्वल टू 0, बस ये करना है आपको, ठीक है ना। जैसे आप ये रखेंगे तो यहाँ पे आपका लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 2 नंबर का आया हुआ था, यहाँ पे आपने क्या करना है, रिवर्सिबल मान लिया इसलिए Q/T तीनों रिजर्वायर के लिए आप सिर्फ 0 रख के देख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हीट ऐड हो रही है तो पॉजिटिव लेना, हीट रिजेक्ट हो रही है तो नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन बोल दिया है, देखो क्वेश्चन आप खुद से करने हैं ना, प्रैक्टिस आपकी है, ABCD आंसर बताना। एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर सोर्स, जिस इतना किलोवाट और इतना, द एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन यूज टू ड्राइव अ रिवर्सिबल हीट पंप ऑपरेटिंग बिटवीन अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट आइसोथर्मल इतना एंड इतना एट द रेट ऑफ the rate in kilowatt heat pump delivered to the higher temperature है। देखो इसमें भी लाइन डायग्राम हम बना रहे हैं, कैलकुलेशन आपने करना है। इन्होंने बोला एन इरिवर्सिबल हीट इंजन,
एक इन्होंने हीट इंजन बोला है, ठीक है ना, और इन्होंने बोला है कि एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर सोर्स एट रेट ऑफ, इन्होंने हायर टेम्परेचर, ये Q1 की वैल्यू इन्होंने दी, यहाँ पे भी 100 किलोवाट दी हुई है, ठीक है ना, एंड रिजेक्ट टू सिंक एट अ रेट ऑफ 50। ये आपका सिंक है, सिंक का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, इन्होंने 50 इधर भी दी हुई है, तो ये कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है ना। तो द एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन इज टू ड्राइव एन रिवर्सिबल हीट पंप। तो यहाँ पे जो वर्क आ रहा है वो एक रिवर्सिबल हीट पंप के लिए यूज हो गया। रिवर्सिबल हीट पंप का काम क्या है, वो हाई टेम्परेचर पे जिसका 75 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में लिखना है आपको, ठीक है ना, और ये लोअर टेम्परेचर है जिसको 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको भी केल्विन में लिखना है। इस तरीके से हीट फ्लो हो रहा है। Q1 Q2 लिख दिया है तो इसको लिख दो Q3 Q4। द रेट इन विच हीट पंप डिलीवर टू द हाई टेम्परेचर, द रेट एट विच हीट पंप डिलीवर हीट टू इट्स हाई टेम्परेचर, Q3 की वैल्यू पूछी है। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, COP आ जाएगा हीट पंप का, हीट पंप का COP आ जाएगा, Q3 निकालना है। अगर हम आपको W बता दें तो Q3 निकाल लोगे। W कहाँ से आएगा, W इधर से आएगा, हीट इंजन है एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन है। इन्होंने बोला 100 किलोवाट इधर से हीट आया, 50 किलोवाट हीट नीचे सिंक पे चला गया, तो यहाँ पे कितना है 50 किलोवाट आपका वर्क आ गया, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर निकालो। फिर से सुन लो, यहाँ से आप निकालोगे W, यहाँ से आप निकालोगे W, W, W और टेम्परेचर से निकालोगे, इससे और इससे टेम्परेचर से निकालोगे COP, COP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोल देते हैं ये T3 है और यहाँ पे बोल देते हैं T4 है, तो COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 ओवर T3 माइनस T4 इन कैलविन, इन कैलविन, सारे टेम्परेचर इन कैलविन में रखो, COP निकालो, COP इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, Q3 ओवर W, बस W पता है, Q3 यहाँ से आ जाएगा, और अगर हम गलत नहीं तो Q3 आपका 300 आएगा, ठीक है ना, Q3 आपका कितना आ जाएगा 300 किलोवाट आएगा। यूनिट का कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि सारा जो Q1 Q2 है ये सब किसमें, किलोवाट में, और किलोवाट में पूछा गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following relation is valid for only for reversible process। इनमें से ऐसा कौन सा है जो सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए, तो हम उसे गलत बोलेंगे, ठीक है ना। तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो आपका प्रोसेस होता है, पहला डेल Q डेल U प्लस डेल W, ये आपका किसके लिए होता है, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए, तो ये आपका गलत हो गया। ये किसके लिए होता है, इंटू DS इज इक्वल टू DU प्लस डेल W, ये आपका सिर्फ रिवर्सिबल के लिए होता है, इंटू DS और यहाँ पे डेल W, ये भी आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन भी है और यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ DQ की वैल्यू T इंटू DS रखी, T इंटू DS प्लस DU प्लस T इंटू DV, ये आपका है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, ठीक है ना। और ये क्या है, नहीं नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आ गया आपका, इसकी वजह से ये रिवर्सिबल भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों आ गए हैं ना, डेल Q प्लस P इंटू DV प्लस DU, ये है आपका इरिवर्सिबल के, ये सॉरी ये है आपका रिवर्सिबल के लिए, ओनली फॉर रिवर्स, ये ओनली फॉर रिवर्सिबल है। क्यों, यहाँ पे आपने DW की जगह सिर्फ PDV रख दिया, अगर यहाँ पे DQ की जगह T इंटू DS भी लिख देते हैं तो ये फिर रिवर्सिबल के लिए हो जाता है, जैसे ऊपर वाला लिखा हुआ, ऊपर वाला इक्वेशन किसके लिए, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए लिख देते हैं हम, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये इक्वेशन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये इक्वेशन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, यहाँ पे आपका लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग टू प्रोसेसेस। यहाँ पे दो प्रोसेस है। इन्होंने टेम्परेचर बताया है, हीट लॉस बताया, टेम्परेचर बताया, फिर इन्होंने हीट सोर्स का टेम्परेचर बताया, हीट लॉस बताया, इसका भी टेम्परेचर। ठीक है ना। हमने क्या करना है, हमने इरिवर्सिबिलिटी निकालनी है दोनों की। क्या कर निकालना है, इरिवर्सिबिलिटी, है ना। इरिवर्सिबिलिटी निकालनी है आपने, इरिवर्सिबिलिटी निकाल के कंपेयर कर देना है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या पूछा गया, प्रोसेस फर्स्ट इज मोर इरिवर्सिबल देन सेकेंड, प्रोसेस सेकेंड इज मोर इरिवर्सिबल देन प्रोसेस वन। तो यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो जिसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी उसकी 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 इरिवर्सिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर हम दोनों को कार्नोट मान लें, टेम्परेचर गिवन है, तो ये हम निकाल लेंगे कि इफिशियंसी किसकी आता है, ठीक है ना। तो आप निकालेंगे जब सॉल्व करके, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा कि जो आपका फर्स्ट है उसकी इफिशियंसी बेटर होगी, और सेकेंड है वो मोर इरिवर्सिबल होगा। यहाँ पे सेकेंड पार्ट विल बी द, है ना। यहाँ पे रिलेशन बस ये ध्यान देना है कि इफिशियंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इरिवर्सिबल होता है। जो मोर इरिवर्सिबल होगा उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे और उसकी इफिशियंसी कम होगी, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मतलब दोनों को इन टर्म्स ऑफ हीट कैलकुलेट, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट कर लें, या आप क्या कर लें यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी ही निकाल लें डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, तो भी आप कैलकुलेट कर लें। नाउ द स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन इन टीएस डायग्राम, द स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन इन टीएस डायग्राम, dt ओवर ds इज इक्वल टू जो होता है वो होता है P ओवर C। अगर आप बोलेंगे P है, ये हो जाता है Cp। अगर आप बोलेंगे dt ओवर ds V है, तो ये हो जाएगा T ओवर Cp। बस, और कुछ पूछा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये आई होप इधर से हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा, ये आपका आ जाएगा T इंटू डी एस इक्वल टू डी एच माइनस वी टी पी, इधर से आ जाएगा। और ये आपका कहाँ से आता है, टी इंटू डी एस डी यू प्लस पी टी वी, ये इधर से आ जाता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एयर फ्लो पी एंड क्यू adiabatically, the direction of flow depend upon the pressure and temperature condition maintained P and Q. The condition at station P is this and this. P पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दिया है, और एडियाबैटिक प्रोसेस दिया हुआ है, और Q पे टेम्परेचर दिया हुआ है। तो क्या Q पे प्रेशर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, एयर हैज द फ्लो फ्रॉम P टू Q, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर इन Q। कुछ नहीं है इसमें, P पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। तो वी की पावर गामा माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू वन वन इज इक्वल टू वी टू गामा माइनस वन इंटू टी। ये रिलेशन आ जाएगा। सॉरी, प्रेशर दिया हुआ था ना, प्रेशर के टर्म्स में निकाल थोड़ा। तो पी की पावर पीवी, इसको आप लिख लो पी की पावर गामा, पी की पावर गामा ऑन पी की पावर गामा माइनस वन, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, पी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा माइनस वन, ये वन वन हो गया, इज इक्वल टू पी टू गामा अपॉन पी टू की पावर गामा माइनस वन। बस इसको सॉल्व करना है आपको, और क्या निकालना है, पी टू निकालना है, पी टू निकालना है। जबकि आपको वैल्यू गिवन है, पी वन पे कितना है 150 किलो पास्कल, पी वन कितना है 350। क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है।
और 300 केल्विन, मतलब T2 गिवन है 300 केल्विन, तो सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ये इक्वेशन यूज़ करनी है, इस इक्वेशन को यूज़ करके प्रेशर निकालना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, कोई यूनिट्स नहीं करनी, ये सिर्फ कैलकुलेटर का काम है ना। देखो प्रैक्टिस आपने करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करो, हम क्या है कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन बता रहे हैं, बीच बीच में जो थ्योरी आ रहा है वो बता रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेटर चलाने का काम आप पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा सेकंड पार्ट आएगा। हाँ, नेक्स्ट पार्ट, इसमें बोला गया है आपका अगर टेम्परेचर आ गया है आपका, ठीक है ना, एक सेकेंड। अच्छा, इस क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट है, इसमें बोला गया प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना, और टेम्परेचर इतना, और इन्होंने बोला कि अगर प्रेशर ऑफ क्यू इतना होता तो एंट्रोपी चेंज पी क्यू बताओ। रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर भी दिया हुआ है और आपका टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा एस की, हमने जो 3 इक्वेशन लिखाई थी, बस वो इक्वेशन यूज कर लो, आंसर डायरेक्ट आएगा। बाकी प्रोसेस कैसा हो रहा है, एडियाबैटिकली है, इरिवर्सिबल है, क्या है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो प्रेशर टेम्परेचर के टर्म्स में है तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सी पी एल एन T2/T1 माइनस आर एल एन T2/T1। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ था एयर है, एयर के लिए हम बता देते हैं सीपी की वैल्यू आप क्या लेते हैं, यूनिट किलो पास्कल में चल रही है तो किलो जूल में लेनी है ये वैल्यूज सारी, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान देना होता है कि क्या लेनी है वैल्यू, ठीक है ना। किलो पास्कल में सारा यूनिट चल रहा है तो किलो जूल में लेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है ना। ये वैल्यूज आपको यूज करनी है सीपी और आर की जगह पे, और यूनिट क्योंकि पर किलोग्राम पूछ रहा है तो स्पेसिफिक यूनिट है, तो ये भी स्पेसिफिक यूनिट है। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो नो डाउट आपका आंसर जो आने वाला है सी पार्ट आंसर है। देखो कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आपने करनी है, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कैलकुलेशन आपने करनी है। कॉन्सेप्चुअल अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना। लेकिन बार बार सिर्फ कैलकुलेटर चलाना शायद हमारे लिए तो पॉसिबल है, लेकिन आपका समय लगेगा, वीडियो लेंदी हो जाता है थोड़ा, है ना। वीडियो लेंदी ना हो, आपका डेटा ना कम ज़्यादा खर्च हो, इसलिए स्क्रीन को पॉज करो और खुद सॉल्व करो, ठीक है। हो जाएगा नहीं है, बस इसको कर लेना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होने वाली ना। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन डिस्क्राइब एन इरिवर्सिबल, ये शायद हमारा हो चुका नहीं हुआ, अच्छा हीट इंजन। तो देखो इरिवर्सिबल बोला है, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ओवर टी लेस देन जीरो होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल, इसका मतलब हमारा ग्रेटर देन जीरो के दो तो चले गए। अब आता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। तो कई बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है, तो बता दें, इंजन है, इंजन में आप हीट ज़्यादा देते हैं और रिजेक्शन कम होता है, तो इसका मतलब जो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक इंजन है, इंजन पे आप वर्क प्रोड्यूस करा रहे हैं, उसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है क्यू आर, उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं क्यू एस, तो हमेशा क्यू एस जो होता है वो ग्रेटर होता है क्यू आर से। देयरफॉर आपका साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ जो डी क्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन। क्लियर है, तो ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a source at temperature 500 Kelvin provide 100 kilojoule of heat. Environment temperature is this, the maximum work पूछा है, maximum useful work that can be obtained from the heat source। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क के लिए, वैसे तो ये अवेलेबिलिटी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम यूजफुल वर्क। मैक्सिमम यूजफुल वर्क के लिए आप क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हीट इंजन हो, वो रिवर्सिबल हो, और जो लोअर टेम्परेचर हो वो आपका सराउंडिंग हो। तो मतलब यहाँ पे आपने बोल दिया T1 इज इक्वल टू, तो 1000 सॉरी T1 इज इक्वल टू 500 केल्विन, ठीक है।
लेकिन जो आपका T2 हो ये इज इक्वल टू T0 हो और ये इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन। गलती नहीं करना, इसी में मत छोड़ देना, क्योंकि एक यूनिट केल्विन में दिया, दूसरा डिग्री सेंटीग्रेड में। जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो जाती है। A source at temperature इतना provide इतने किलो जूल ऑफ हीट, प्रोवाइड 1000 किलो जूल। मैक्सिमम वर्क पूछा है तो बस इफिशियंसी इज इक्वल टू, कार्नोट इंजन लगा दो, इफिशियंसी इज इक्वल टू, तो T1 माइनस T2 ओवर T1 इज इक्वल टू W ओवर Q1। सॉल्व कर लो इसको, इसको आई होप सॉल्व कर लोगे। इसमें ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे T1 कितना था आपका, T1 आपका था 500 माइनस 300 अपॉन 500 इज इक्वल टू W आपको निकालना है, और ये है आपका 1000। आपका W ये तो हो ही गया, ये सीधा सीधा 2 टाइम्स गया, ये आपका क्या 400 किलो, ये आपका आंसर आने वाला है 400 किलो जो, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट, रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव इतने किलो जूल ऑफ हीट, रिजर्वायर इतना सर्टेन, रिवर्सिबल बोला है तो इसका एफिशिएंसी या सीओपी जो भी होगा, हीट इंजन है तो एफिशिएंसी की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आप लिख देंगे तुरंत, वर्क मतलब T1 माइनस T2 ओवर हीट सप्लाई T1 इज इक्वल टू हीट सप्लाई रिसीव इतना किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट 1000। तो जो हीट सप्लाई है वो आपका 2 किलो जूल है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो Q1 इज इक्वल टू 2 किलो जूल, T1 इज इक्वल टू 1000 किलो जूल 1000 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 800 केल्विन। क्लियर है। देखो यहाँ लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर सब लिख दिया। अरे तीन टेम्परेचर, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव 2 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एट 1000 केल्विन एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट 800 केल्विन। ओके, it reject 1 kilo joule of heat, it reject 1 kilojoule of heat, okay, slightly change। अब डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे वर्बली नहीं होगा, वर्बली गोला हो जाएगा आपका। इन्होंने बोला एक हीट इंजन है जो हीट रिजेक्ट करता है टू द लोअर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर 400 के, क्यू आर कितना रिजेक्ट कर रहा है आपका 1 किलो जूल, लेकिन ये हीट रिसीव करता है दो जगह से, 1000 से कितनी हीट रिसीव कर रहा है 2 किलो जूल, और ये किधर से कितनी रिसीव कर रहा है 800 एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, यहाँ से क्यू बोल दिया। तो ये पूछ रहा है कि कितनी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया था ना, रिवर्सिबल, तो आपने क्या बोलना है Q1/T1, पहले भी एक क्वेश्चन देखो ऐसा आ चुका है, Q2/T2 प्लस Q3/T3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिवर्सिबल है। इधर से आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपका Q टेम्परेचर दिया हुआ, हीट दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ, हीट दिया हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ, हीट नहीं दिया हुआ, सॉल्व बस करना है आपको, और आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। क्लियर है, क्लियर है। ये आपको कहाँ से आता है ये भी हम बता देते हैं, ये आपका आता है ये आपका आता है फॉर कार्नोट साइकिल, जब आपका हम क्या निकालते हैं, जब हम आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालते हैं, तब हमको वहाँ पता चला था कि Q/T जो सिग्मा होता है, ये साइक्लिक इंटीग्रेशन Q/T वो हमेशा क्या होता है 0 होता है फॉर कार्नोट साइकिल। तो इसका वही इसी का इस्तेमाल है, ठीक है ना। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। Amount of 100 kilowatt of heat is transferred through a wall in steady state. Remember this point, steady state.
one side of the wall is maintained at 127 and the another is 27, the entropy change of the wall due to इतना। ओके, देखो ध्यान से सुनो इस, अब आप सोचोगे कि इस वॉल में एंट्रोपी चेंज कहाँ से आ गया। देखो लिसन में केयरफुली, अगर हमने बोला इस पॉइंट का टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड और इस पॉइंट का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब हीट तो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? फ्रॉम द हायर टू द लोअर। क्यू हो गया, क्यू हो गया, ठीक है ना। और क्यू कितना है? 100। तो इन्होंने बोला क्यू इज इक्वल टू आपका है 100। अब इससे पूछा गया है एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा। तो एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा, हम बोलेंगे कि इधर से इस सरफेस में से एंट्रोपी कितनी एंटर हुई, इस सरफेस से एंट्रोपी कितनी चली गई, इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। यही तो होगा एंट्रोपी जनरेशन। तो जब हीट ऐड हो रही है तो एंट्रोपी कितनी ऐड हुई, जब हीट रिजेक्ट हो रही है तब एंट्रोपी कितनी रिजेक्ट हुई, इनके बीच का डिफरेंस ही आपका एंट्रोपी जनरेशन है। एंट्रोपी जनरेशन क्या है? एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू एंट्रोपी ds लीविंग एग्जिट माइनस एंट्रोपी इनलेट। यहाँ पे डी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एस लिखना है। यहाँ पे क्या है? एंट्रोपी एग्जिट माइनस एंट्रोपी इनलेट। एंट्रोपी एग्जिट क्या है आपका? Q ओवर 27 प्लस 273 माइनस Q ओवर इनलेट पे कितना है? 127 प्लस 273। तो ये कितना आ जाएगा? Q कितना है आपका? 100। Q कॉमन ले लिया हमने, क्या जाएगा? 1/300 माइनस 1/400। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपके Q की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाइड बाई ये आपका कितना आ गया? 1200, 1/1200, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना 1/1200, 100/1200, 0.08। ये आपका एंट्रोपी जनरेशन आ गया। एंट्रोपी जनरेशन क्या आ गया आपका? 0.083। यूनिट क्या चल रहा है हमारा? तो आया है किलोवाट पर केल्विन में। यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जीरो नहीं लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे? 83, 83.33 वॉट पर केल्विन, क्योंकि किलोवाट था 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था देखो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ही था। एंट्रोपी जनरेशन मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी कितना जा रहा है। एंट्रोपी सपोज दैट आया था SI प्लस वहां पे कुछ एंट्रोपी ऐड हो गया, तो एंट्रोपी गया कितना? SE। कितना एंट्रोपी ऐड हुआ जो जनरेट हुआ, और कितना जनरेट हुआ? SE माइनस SI। ये क्वेश्चन अच्छा था और आसान था, ठीक है ना। ये है बैरियर क्वेश्चन। ये क्या है? इसे कहते हैं बैरियर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आसान तो होते हैं लेकिन सब कुछ क्लियर नहीं होता है ना। इन्हीं को हम बोलते हैं बैरियर क्वेश्चन। कुछ नया नहीं होता है ये ना। नेक्स्ट इज दिस, a Carnot engine in the देखो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला दो कार्नोट इंजन है और सीरीज में, सपोज दैट W2 W1। अभी हम इनसे रिलेटेड थोड़ा सा एक थ्योरी पार्ट बताएंगे जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने बोला बीच में एक और था इंटर, वो था इंटरमीडिएट था। या आपने बोला T1, या आपने बोल दिया Q, या आपने बोला Q, या आपने बोल दिया T, या आपने बोल दिया T2, या आपने बोल दिया Q2, ठीक है ना। तो जब आपका इंजन ऐसे कार्नोट इंजन सीरीज में हो, जब आपके कार्नोट इंजन सीरीज में हो तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, ओवरऑल इफिशियंसी, ओवरऑल ओवरऑल इफिशियंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं। अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखो, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी ऑफ वन प्लस एफिशिएंसी ऑफ टू माइनस एफिशिएंसी ऑफ वन इंटू एफिशिएंसी ऑफ टू। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप अभी फिलहाल तो रट लो, बाकी बाद में नोटबुक में ढूंढना। दूसरा आपका होता है कि इफ
इफ W1 इज इक्वल टू W2, अगर W1 और W2 दोनों बराबर हैं तो आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर। अगर W1 और W2 दोनों बराबर हैं तो आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर। और उस कंडीशन में आपसे T की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो वो होती है T1 प्लस T2/2। थर्ड आपसे पूछा जाता है कि इफ इफिशियंसी ऑफ वन इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ टू, तो तब आप बताओगे कि T इज इक्वल टू होता है T1 इंटू T2 अंडरवुड। ये आपका अरिथमेटिक मीन होता है और ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। ना अब आ जाते हैं वापस इसी क्वेश्चन पे। इन्होंने क्या बोला है, 900, इन्होंने बोला हीट इंजन एटमॉस्फेयर 900 500 द सेकेंड जो है बिटवीन द 500 एंड 300, ठीक है ना। इन्होंने बोला है 900, अच्छा इन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ 900 500 300 इन ईच ऑल रिजेक्टेड इतना यूज्ड बाय C2 वन साइकिल फॉर ऑपरेशन इतना Q एब्जॉर्ब C1 C2 रिजर्वायर ए इतना द नेट हीट रिजेक्ट बाय इतना कितना। देखो ये हमने अभी बताया था, ये सीरीज का बताया है, इसको याद कर लो, ठीक है ना। इसको फिलहाल क्या करना है, इसको याद करना है जो ये बता दिया। इसके आगे सुनो, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, ये जो नीचे थ्योरी समझाया है, इनका दोनों का आपस में दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। ये हमने सीरीज बताया था और इन्होंने क्या किया, दो हमने टेम्परेचर C1 और C2 देख के हमको लगा ये वही वाला क्वेश्चन है, जबकि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अलग ही है, माहौल भर बना के छोड़ दिया। आइए ये भी कोई बात है। इन्होंने बोला एक इंजन CE1 है, C1 लिख देते हैं। ये क्या कर रहा है, 900 पे वर्क कर रहा है, 900 पे एंड 500 पे, ठीक है ना, 500 पे वर्क कर रहा है। द सेकेंड कार्नोट हीट इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर रिजर्वायर बी, मतलब ये आपका 500 का कॉमन है, ठीक है ना। सेकेंड 100 रिजर्वायर है, ये आपका क्या वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है आपका इंजन है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड कार्नोट इंजन बी एंड सी, ये आपको वर्क कर रहा है 500 एंड 300 के बीच में, आपका 300 हो गया, ये 500, इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये भी वर्क प्रोड्यूस किया, ये भी वर्क प्रोड्यूस किया, ओके। In each C1 C2 the heat rejection by C1 to reservoir B is used by C2 for one cycle of the operation if the net Q is by C1 from reservoir A is 150। इन्होंने पूछा है कि जो Q1 था ये था QA1 Q1, ये QA1 ये कितना है आपका, ये है आपका 150 मेगा जूल। तो नेट हीट रिजेक्ट टू द रिजर्वायर CE2 कितना होगा, इन्होंने CE2 पूछा है कितना होगा। देखो क्या करना है आपने, आपने क्या करना है, इसी इसी साइकिल को देख के आप बना सकते हो। इसी साइकिल को देख के आप इफिशियंसी ऑफ वन निकालो, पहले तो क्या निकालोगे, पहले इफिशियंसी ऑफ वन, फिर आपने निकालना है इफिशियंसी ऑफ टू, फिर उसके आप बताना है कि हीट रिजेक्शन क्या होगा। क्लियर है। सपोज दैट आप बोल दो कि ये ओवरऑल क्या है, देखो ध्यान से सुनो, ये आपका ये है, आपने बोल दिया कि ये ओवरऑल एक ही इंजन है। इफिशियंसी ऑफ वन पहले बताओ क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ वन होता है आपका T1 माइनस T2 ओवर T1, ये होता है। ये आपका T2 की जगह T लिखो, टेम्परेचर गिवन था तो 900 माइनस 500 900 माइनस 500 ओवर 900, ये आपका आ गया 4/9। ऐसे इफिशियंसी ऑफ टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 500, ये इफिशियंसी आ गया 2/5। तो ओवरऑल इफिशियंसी आ गया आपका, मैंने बताया तो दोनों का प्लस मतलब 4/9 प्लस 2/5 माइनस
4/9 इंटू 2/5, ये आपका ओवरऑल एफिशिएंसी आ गया। ओवरऑल एफिशिएंसी आने के बाद ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या करोगे आप, क्यू सप्लाई अपॉन, हाँ, क्यू सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है, डब्लू। डब्लू कितना, दोनों ने जितना मिला के किया अपॉन क्यू एस, ठीक है ना। तो डब्लू की जगह क्या लिख दो, आप लिख दो क्यू एस माइनस क्यू आर ओवर क्यू एस। तो देखो क्यू एस नोन है, क्यू एस नोन है, क्यू एस कितना है आपका, क्यू एस इज इक्वल टू है आपका 150 मेगा जूल, 150 मेगा जूल, ठीक है ना। क्यू एस नोन है, तो आपका क्यू एस नोन है, क्यू आर निकालना है, तो यहाँ से क्यू आर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो यूज हो गया, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला यूज हो गया। इन्होंने कोई रिलेशन नहीं बताया था कि दोनों की एफिशिएंसी सेम है कि दोनों का वर्क सेम है, इन्होंने बोला बस ये सीरीज में है, सीरीज में इन्होंने बोल दिया तो हमने ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल दिया। ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख के हम बता देंगे कि नेट कितना हीट रिजेक्ट होने वाला है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम ऑफ एयर इतना undergoes an irreversible process between the this and this the change in entropy। remember this point, इन्होंने जो रिलेशन दिया हुआ क्या दिया, T1 आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और आपको V1 आपको 0.9 मीटर क्यूब दिया हुआ है ना, T2 आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड फिर दिया हुआ है, V2 आपको 0.6 मीटर क्यूब दिया हुआ है। R की वैल्यू आपको 287 दी हुई है जूल पर किलोग्राम केल्विन, और यहाँ पे वैल्यू भी जूल में ही पूछी गई है। तो चेंज इन एंट्रोपी पूछा गया है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला रिलेशन लगा दे। इक्वेशन नंबर आपका 2 क्या था, आपका था CV ln T2 ओवर T1 प्लस CP ln P2 था। आप यहाँ पे क्या करो, CP कर दो, CP ln T2 ओवर T1 प्लस थर्ड इक्वेशन लगाओ, V एंड T का इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन लगाओ, CP ln V2 ओवर V1 प्लस CV ln CP टेम्परेचर। अरे यार पहला इक्वेशन ही तो था, सही तो था, क्या हो गया है आज, देखो नहीं क्या हो गया, देखो CV ln T2 ओवर T1 प्लस CP ln V2 ओवर V1, सही तो लगा रहे थे पहले इक्वेशन। यहाँ पे देखो आपका टेम्परेचर बराबर है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, CP की वैल्यू CV प्लस आर, CV CV प्लस आर, यहाँ पे आर था, यहाँ पे क्या था आर था, बस हो गया। आर की वैल्यू कितनी है 287 ln V2 ओवर V1 0.9 0.3, 2 नंबर का है देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 0.9 और 0.6 है, 0.9 और 0.6, तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 287, क्या आ जाएगा 116, पॉजिटिव वैल्यू आएगी 116.36। रिमेंबर दिस पॉइंट, यूनिट आपका वही आएगा जो पहले लिखा हुआ है जूल पर किलोग्राम केल्विन, क्योंकि आर का वैल्यू हमने वही लिया है यूनिट के हिसाब से, है ना। देखो ये जो 3 इक्वेशन है, ऐसा नहीं है कि ये जो 3 इक्वेशन है इस 3 में से एक इक्वेशन 99.9% आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये जो 3 इक्वेशन है इसमें से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखो, और 2 साइकिल कंप्लीट इन अ सीरीज, वो सीरीज वाला है, ठीक है ना। इसमें बोला गया है द टॉपिंग, ऊपर वाली जो साइकिल है उसकी इफिशियंसी है आपका 30%, मतलब 0.3, एंड द बॉटमिंग साइकिल हैज 20%, मतलब इफिशियंसी ऑफ 2 इज 0.2।
इन्होंने बोला द ओवरऑल, तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? अगर दोनों साइकिल सीरीज में है, दो साइकिल सीरीज में है और एक की एफिशिएंसी ऐसी है दूसरी की एफिशिएंसी ऐसी है, तो दोनों का सीरीज में है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या बताया था? एफिशिएंसी ऑफ वन प्लस एफिशिएंसी ऑफ टू माइनस एफिशिएंसी ऑफ वन एंड एफिशिएंसी ऑफ टू। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका बी पार्ट विल बी, ठीक है ना? Here B part will be the correct answer. Now next question. Heat removal rate from the refrigerator space. Power input to the compressor. मतलब इन्होंने बोला हीट रिमूवल रेट, इन्होंने बोला Q2 की बात 7.2 किलोवाट। देखो डायग्राम हमारा हर बार वही रहता है, कौन सा? रेफ्रिजरेटर है तो वर्क करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर है, हीट एक्सट्रैक्ट होगा Q2 फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर T2, हीट रिजेक्ट होगा Q1 फ्रॉम द हायर टेम्परेचर T1। बस यही डायग्राम है। इन्होंने बोला ऐसा करने के लिए हमें वर्क जो करना पड़ेगा 1.8 करना पड़ेगा। इफ इस को सीओपी पूछा है, इसमें कुछ पूछा ही नहीं है। सीओपी इज इक्वल टू क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 7.2 अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट डब्ल्यू, मतलब 7.2 डिवाइडेड बाई 1.8, और आंसर आ जाएगा। 2 नंबर का है, रुक लो एक सेकेंड। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ है ही नहीं। 4 नंबर का आंसर 4 आया, मार्क्स 2 मिल जाएगा। वाह, और क्या चाहिए? ये देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन 2017 में आया, आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ठीक है ना? और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये उसी 3 इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है। हम बार बार बोल रहे हैं कि वो जो 3 इक्वेशंस था उससे अगर आपने किया हुआ है वो 3 इक्वेशन याद कर लिए, तो 99% चांसेस है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना? इन सब गेट 21। देखो इन्होंने बोला इनिशियल एंड आइडियल गैस, आइडियल गैस है तो क्या हुआ? आर इज इक्वल टू इतना, अंडर गोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमें किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ आंख पे ध्यान देना है। आपका प्रेशर P1 1 बार, टेम्परेचर T1 300 केल्विन, प्रेशर P2 2 बार, टेम्परेचर T2 300 केल्विन। चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन हम उठा लेंगे, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, इस बार गलती नहीं करेंगे, हम उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1, Cp ln T2 ओवर P1 माइनस R ln T2 ओवर P1। बहुत आगे हमारा, देखो आपका टेम्परेचर बराबर है तो ये टर्म हो गया 0, माइनस R की वैल्यू, तो यूनिट हमें चाहिए जूल में, तो यहाँ पे भी वही करेंगे 287 ln T2 क्या है? 2/1। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ln 2 मल्टीप्लाइड बाई 287, 198.93, 198.93 किलो जूल, नहीं सॉरी, जूल जूल जूल, यूनिट क्या रहेगी? जूल में, जूल पर किलोग्राम। क्या क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना? मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, प्रैक्टिस बराबर करना है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा। और जो आज का सेशन था, टुडेज सेशन, टुडेज सेशन से आपको एग्जाम में कुछ नहीं 2 से 5 नंबर, 2 to 5 मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर है? 2 से 5 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे सिर्फ आज के सेशन में, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कब? इन गेट 2021 ना। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे प्रैक्टिस कर लो, खुद से करो, स्क्रीन को पॉज करके खुद से करो तो ही हो पाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग मी। लेट्स क्रैक गेट एंड डीएससी एग्जाम विद दिस प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड फॉर अपकमिंग वीडियोस join our group and please hit the bell icon button। Okay,
This is my code, use this code. And if anyone have any issue, then please mention on comment section box, हम यहाँ पे जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। बट अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेंशन करो, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो कि 1 आवर 32 मिनट 15 सेकेंड पे इतने इस समय आपको ये क्वेश्चन में डाउट है, ऐसा करके आप मेंशन करोगे तो इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा ना। So again, thank you so much. Thanks to watching me. Good night to all of you. Good night.